तो भैया अब आज से हम शुरू करने वाले हैं मोशन चैप्टर को, गति वाले पार्ट को। तो ये भाई एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं हमारे पास, आज पहले उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंटेंट है सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मोशन और रेस्ट को, यानी गति और विराम का कंसेप्ट क्या है, और इस पे हम इन डिटेल बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी जो डेफिनेशन होती है, इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होंगे, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा क्लास 9th में जो एक नेक्स्ट लेवल पे बात होती है रिलेटिव मोशन की। ठीक है, रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यूजुअली इस पे बहुत ज़्यादा बात होती नहीं है, तो हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे कि नेचर में जो डिफरेंट तरीके के मोशन हम ऑब्जर्व करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। और साथ ही यहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मोशन की। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मोशन क्या होता है, यूजुअली ये भी बुक में बहुत अच्छे से प्लेस नहीं होता है, इस पे भी हम थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नई चीज़ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो हम पढ़ेंगे मोशन फिजिकल क्वांटिटीज़, और उसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ की। तो ये नया कंसेप्ट है जो हम क्लास 9th में पढ़ने वाले हैं। तो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ में, जिनको हम सदिश और अदिश राशियाँ कहते हैं, है ना, उन पे हम जानेंगे, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल, ताकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पे ये हमें मदद करे सीखने में। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, या हम कह सकते हैं मोशन इन अ वन डायमेंशन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है या वन डायमेंशन में जो मोशन है, उस पे हम इन डिटेल बात करेंगे, और उस पे डिफरेंट उससे जुड़े हुए कंसेप्ट को भी बात करेंगे, चाहे वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इन सब के कंसेप्ट में हम बात करेंगे, इनकी डेफिनेशन पे बात करेंगे, इनके फॉर्मूले पे बात करेंगे, इनके यूनिट्स पे बात करेंगे, इनके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तो कुल मिला के एक ज़बरदस्त पैक होने वाला है कंसेप्ट्स का, और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल्स का। और यहाँ पे हम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको तो सॉल्व करेंगे, उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, या तो हम इक्वेशन की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, या ग्राफ्स की मदद लेते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों की बात करेंगे इन डिटेल, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन की। ठीक है, इस पे भी, इसके न्यूमेरिकल भी हम करने वाले हैं, और एट द एंड हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा समझेंगे, ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो ये पूरा ओवरव्यू है कि इस चैप्टर्स में हम क्या क्या करने वाले हैं। वीडियो हमको पार्ट्स में मिलेंगी, जैसे हमने बाकी अपने टॉपिक्स में किए हुए हैं। तो कुछ वीडियोस होंगे, उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, आप उनको उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो भी वीडियो, जो भी कंसेप्ट आपको पढ़ना है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम मोशन और टाइप ऑफ मोशन तक बात करेंगे, और फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इन तीन को पहले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ तक हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दूसरी एक और चीज़, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नोट्स बनाने और में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो जो भी नोट्स होंगे इस चैप्टर्स के,
उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में हम प्लेस कर देंगे, ठीक है, सो दैट आप इजीली नोट्स भी साथ साथ वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोशन से। तो मोशन क्या है उस पर थोड़ा बात कर लेंगे, ठीक है। तो डेली लाइफ में हम अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, ठीक है। कुछ मूविंग होती हैं, कुछ मूविंग नहीं होती हैं, ओके। तो आप उनके बारे में सोचिए कि कौन से मोशन में हैं, कौन से रेस्ट में हैं, उनकी लिस्ट बनाइए, है ना। और सोचिए कि किस आधार पे आप कहेंगे कि मोशन क्या है, गति क्या है ना। और आप कैसे जानते हैं कि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। तो व्हाट इज मोशन एंड हाउ कैन यू नो इफ समथिंग इज इन मोशन, ठीक है। तो ये सवाल आपको सोचना है सबसे पहले, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। तो मोशन होता क्या है, किसे हम मोशन कहेंगे, ठीक है। तो मोशन, एक मिनट। तो मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहेंगे जब वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन में चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर और रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो कहने का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में, अपनी स्थिति में किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ला रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसको समझिए कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव अपनी पोजीशन में चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो तो क्या है, ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे एक मूविंग कार है ना, मूविंग बॉल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मोशन के हैं। अभी मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये कार है और ये एक ट्री है। तो यहाँ पर हमने इस ट्री को रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट कोई भी फिक्स पॉइंट हो सकता है जिसके साथ हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को देख पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और ये फिक्स पॉइंट है। तो कार लगातार अपनी पोजीशन में क्या कर रही है, चेंज कर रही है। कुछ समय पहले कार यहाँ पे होगी पॉइंट ए पे, देन अभी यहाँ पे है और कुछ टाइम बाद हो सकता है कार यहाँ पे हो। तो देखिए इस ट्री के, इस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव इसकी पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कार है वो किस में है, मोशन में है, ओके। आप कार की जगह खुद को भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे राम खड़ा है, ठीक है, ये है राम और राम सड़क के किनारे खड़ा है और ये कार आती है सड़क पे इधर से और उसके बाद ये इसको क्रॉस करके फिर यहाँ पहुँचती है, फिर आगे। तो राम के रिलेटिव भी, राम के रिस्पेक्ट भी ये कार की पोजीशन चेंज हो रही है। पहले यहाँ थी, अभी यहाँ है एंड देन यहाँ है। तो रेफरेंस पॉइंट हम किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखा है ऑब्जर्वर, यानी जो देखने वाला है, जो उस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, वो भी खुद को, कोई ऑब्जर्वर खुद को भी रेफरेंस पॉइंट क्या कर सकता है, कंसीडर कर सकता है। ये समझने वाली बात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब आप खेलते हैं तो आपका दोस्त आपके पास बॉल फेंकता है और आप जब गेंद को कैच कर रहे हैं
तो आप ये जजमेंट कैसे करते हैं का बॉल के मोशन का? तो आप खुद को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं और आपके रिस्पेक्ट में बॉल की पोजीशन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। या आप इस केस में अपने उस फ्रेंड को भी अपना रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, जो आपको बॉल फेंक रहा है ना। तो आप किसी को भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था मोशन का। ठीक है, अ पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस सीम्स टू बी मूविंग along with the बस फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड द ग्राउंड। तो जैसे मान लीजिए इस कार में मान लो श्याम बैठा है, ठीक है, और राम सड़क के किनारे खड़ा है। तो श्याम कह सकता है कि वो राम के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। या आप ये भी कह सकते हो कि सड़क के रिलेटिव वो क्या है, मोशन में है। कार या श्याम किस में है, मोशन में है। इसको थोड़ा और डिटेल में आगे बात करेंगे, तो पहले रेस्ट को समझते हैं। ठीक है, तो जैसा भी हमने बात की थी मोशन के केस में कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम तो उसे मोशन कहने वाले हैं। लेकिन रेस्ट के केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर और द रेफरेंस पॉइंट। यानी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती है। जैसे आपकी वॉल पे लगा हुआ टीवी, उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है ना। तो टाइम के साथ या किसी भी फ्रेम रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव उसकी पोजीशन बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती है। तो आप कह सकते हैं कि आपकी टीवी क्या है, वो रेस्ट में है। या आपके घर के किसी कोने में रखी हुई आपकी अलमीरा, आपकी अलमारी रखी हुई है, बुक सेल्फ रखी हुई है, तो वो रेस्ट में है क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ या किसी ऑब्जर्वर यानी आपके रिलेटिव या रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव चेंज नहीं हो रही है। या आपका स्टडी टेबल या आपके स्कूल की टेबल, तो ये सारे रेस्ट में कहे जाएंगे। ठीक है, वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द बस आर सेड टू बी एट रेस्ट with respect to the driver and co-passengers of the same bus because their position do not change with respect to driver and co-passenger। यानी अगर आप मान लीजिए किसी बस में जा रहे हैं और उस बस में आपके साथ जितने को पैसेंजर्स हैं या ड्राइवर्स हैं, बस तो चल रही है बट उसके अंदर आप जितने भी पैसेंजर्स हैं या आप लोग हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहे जाएंगे। इस बात को थोड़ा समझिए, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, इससे पहले वाले केस में हमने क्या बात की थी, इससे पहले हमने बात की थी कि जो श्याम है या जो भी अंदर के पैसेंजर्स हैं वो बाहर पेड़ के रिलेटिव या बाहर का कोई पैसेंजर है जो गाड़ी के बाहर है, बस के बाहर है, उसके रिलेटिव मोशन में है। लेकिन बस के अंदर की सारी चीज़ों के रिस्पेक्ट में वो सारे किस में कहे जाएंगी, रेस्ट में। तो ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई चीज़ जो आ जाती है जो अभी हमें सीखनी है, वो है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट हैं। इसको कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी कि जो रेस्ट और मोशन है वो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है, एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जर्वर
या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो सकती है, तो वही ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जर्वर के लिए किस में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। जैसे इसके पहले वाला, इसको पढ़ लेते हैं पहले। अ बॉडी में सीम्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जर्वर हो सकता है, बट मे अपीयर टू बी इन मोशन विद अनदर ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट या बॉडी जिसको आप किसी एक ऑब्जर्वर के लिए जो मोशन में है, किसी और ऑब्जर्वर के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है। तो इसका सिंपल एग्जांपल हम वही वाला लेते हैं जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो हमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए इससे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं जो बस वाला एग्जांपल था। तो बस वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, ये बस है, ये इसका ड्राइवर है, दिस इज़ ड्राइवर, और यहाँ बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और ये बस सड़क पे चल रही है, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे और पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, लोग वेट कर रहे हैं, और अब ये बस चल रही है, इस तरीके से आगे चल रही है। तो बस क्या है, ये बस जो है वो बस मोशन में है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो बस के अंदर बैठे, मान लो यहाँ पे राम बैठा है, यहाँ पे सीता बैठी है, यहाँ पे गीता बैठी है, ठीक है, इनको आप मोशन में कहेंगे या रेस्ट में कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में आप इसको देखना चाह रहे हैं। रिस्पेक्ट का मतलब हो गया कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने बात की थी उसमें हम बात करते कि मान लीजिए अगर आपने बस के अंदर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया या रेफरेंस पॉइंट लिया, तो ये सारे राम गीता सीता अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में कहे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हो, बस की पोजीशन में चेंज हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, इस ट्री के, इस पेड़ के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, या जो सड़क के किनारे खड़े लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में। मान लो यहाँ पे रोहन खड़ा है, रोहन, मोहन और सोहन, ये सारे सड़क के किनारे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं बस का, है ना, और बस चल रही है। तो इन रोहन, मोहन, सोहन के रिस्पेक्ट में बस तो मोशन में है, तो बस मोशन में है, तो राम, सीता और गीता को भी हम कहेंगे कि उनकी पोजीशन भी रोहन, सोहन, मोहन या इस ट्री के या इस रोड के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये बाहर के, यानी बस के बाहर का जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा, इस बस के बाहर का जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में ये बस या इस बस के अंदर के जितने लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, वो सारे मोशन में कहे जाएंगे, सिंपल चीज़। लेकिन बस के अंदर के रेफरेंस पॉइंट को अगर आप लोगे तो ये सारे लोग किस में कहे जाएंगे, रेस्ट में कहे जाएंगे। यही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हिंदी में इसको कहते हैं सापेक्ष अवधारणा, सापेक्ष अवधारणा, और ये काफ़ी ज़रूरी कंसेप्ट है मोशन के केस में। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखी कि मोशन और रेस्ट जो है वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है, बल्कि वो रिलेटिव कंसेप्ट हैं, ठीक है। यानी रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब हो गया कि डिपेंड करेगा कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा आपने लिया है या आपका ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ठीक है, कौन है मोशन को ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है। तो आइए तो नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको थोड़ा समराइज करते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें सीखी
और उसको फिर हम एक बार उसको भी गो थ्रू कर लें। तो यहाँ पे आज के समरी पॉइंट क्या क्या हो गए। पहला तो हमने ये सीखा कि मोशन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का चेंज इन पोजीशन है विद टाइम, या हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और मोशन को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर, यानी तो यहाँ पे ऑब्जर्वर का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। और दूसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट आर। ठीक है, तो पहली बात तो हमने ये सीखी थी। दूसरी बात हमने क्या सीखी थी कि मोशन एंड रेस्ट आर नॉट एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट्स। जो बात इससे जस्ट पहले हमने की, बल्कि वो क्या है, दे आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसको हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, किसके, किसी रेफरेंस ऑफ पॉइंट के रिस्पेक्ट में, बट सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस में हो सकता है, मोशन में हो सकता है। दिस इज द रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बात भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। एंड और ये तीसरी बात वही है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स रिलेटिव मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस एज मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये एग्जांपल जो मैंने इससे पहले आपको दिया था कि जब आप व्हेन यू ट्राइंग टू कैच अ बॉल थ्रोन एट अस, तो हमें अगर कोई बॉल फेंके तो हम जो जज करते हैं उस बॉल के मूवमेंट का, उसकी पोजीशन का अपने रिस्पेक्ट में। तो आपने अभी इस केस में, ये आप हो और आपकी तरफ एक बॉल आ रही है जो आपके दोस्त ने आपकी ओर फेंकी है इस तरीके से, तो आप अपने आप जो उस बॉल की पोजीशन का जो जजमेंट लेते हो या मूवमेंट का जो आइडिया लेते हो, वो अपने आप को आप रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके ये ले लेते हो, या अपने फ्रेंड को रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करके ले सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल थे जो इस मोशन वाले चैप्टर में ज़रूरी थे। तो अभी आगे चलते हैं और टाइप्स ऑफ मोशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो अभी हमारी डेली लाइफ में हम अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उनके तरह तरह के मोशन को भी नोटिस करते हैं, है ना। अभी आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ देखेंगे आपका फ़ैन चल रहा है, तो उस फ़ैन की जो ब्लेड्स हैं उनका जो मोशन है एक तरीके का है। आपके बहुत सारे टॉयज़ होते हैं खेलने वाले, उनका अलग तरीके का मोशन होता है। खिड़की से बाहर देखेंगे तो पेड़, हवा के कारण जो पेड़ हिल रहे होते हैं, पेड़ की शाखाएं हिल रही होती है, ब्रांचेस हिल रही होती हैं, उनके कुछ अलग तरीके के मोशन होते हैं, है ना। आपके घर के बाहर जो पार्क हैं वहाँ जो स्विंग्स हैं, झूले हैं, उनके कुछ अलग तरीके के मोशन हैं। आपके घर के बाहर जो फसलें हैं, अभी हवा के आने पे उनका हवा के साथ जिस तरीके का मूवमेंट होता है, वो जिस तरह से लहराती हैं, वो भी एक तरीके का मोशन है ना। आपके प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे, है ना, गिटार, है ना, वायलिन, उनकी जब स्ट्रिंग को आप क्या करते हैं, छोड़ते हैं फोर्स देके, है ना, तो उनमें एक अलग तरीके का मोशन आपको देखने को मिलता है ना। हवा आने पे आपके कपड़े जो लहराते हैं या आपके कर्टन्स, पर्दे, उनका जो मोशन है। तो कहने का मतलब है कि कई तरीके का, या आपकी घड़ी की सुई का मोशन है। नहीं, हमारे ऑब्जर्वेशन में हम तरह तरह के ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसको अगर हम कैटेगरी में बांटें तो कुछ तरीके के टाइप्स ऑफ मोशन हम उनमें देख सकते हैं। तो पहला उसमें है रेक्टिलिनियर मोशन, है ना, एक सीधी रेखा में मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में आप देख पा रहे हो, है ना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो उस तरीके के मोशन को कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट के उस मोशन को कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जैसे स्पोर्ट कार या कोई कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड या ट्रैक,
ठीक है। या स्टोन फॉलिंग एट हाइट, अगर आप छत से कोई पत्थर गिराएं या कोई चीज़ गिराएं तो आप देखेंगे ये छत है, यहाँ से कोई पत्थर गिराएंगे तो इसका जो पाथ होगा वो आपको दिखेगा कि वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, एक सीधी रेखा में वो गिरता है। तो जो स्टोन है या जो ऑब्जेक्ट है जो गिर रहा है उसका मोशन कैसा हो जाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। दूसरा, ये कार का मोशन, अगर ये स्ट्रेट लाइन में अगर आप इसको देख रहे हो, इसका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरे टाइप्स का जो मोशन हम देखते हैं वो है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ एक्सिस और अ पॉइंट। आपने देखा होगा बहुत सारे मोशन ऐसे होते हैं जो किसी एक पॉइंट के आसपास घूम रहे होते हैं। जैसे आपका फ़ैन है तो आपके फ़ैन को अगर आप देखोगे तो इनका एक एक्सेस इस तरीके से एक पॉइंट है, ये बीचों बीच आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअली एक्सेस क्या, एक तरीके का इमेजनरी पॉइंट है ना, जिसके चारों ओर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है, घूम रहा होता है ना। तो रोटेशन यानी घूर्णन के केस में इसको हिंदी में कहते हैं घूर्णन, है ना, घूमना। तो आप देखेंगे पंखे के जो ब्लेड हैं ऐसा लगेगा ये इस पॉइंट के जो पंखे के बीचों बीच ये जो एक एक्सेस जा रही है, एक लाइन जा रही है, इसके अराउंड इसके ब्लेड का क्या है, मोशन है। ठीक है। या जो आपका लट्टू होता है, टॉप होता है, ठीक है, उसमें देखेंगे वो एक पॉइंट के या एक एक्सेस के अराउंड इस तरीके से क्या कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है। ठीक है, घूम रहा होता है। तो इस तरीके का जो भी मोशन आपको दिखता है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट या एक्सेस के अराउंड मोशन करता है या घूम रहा होता है तो वो आपका रोटेशन मोशन होता है। ठीक है। मोशन ऑफ अ टॉप, मोशन ऑफ फैन, है ना, या जो आपकी घड़ियाँ होती हैं उनकी जो निडल है वो घूम रही होती है, या जो मिट्टी का काम करते हैं वो लोग जो बर्तन बनाते हैं मिट्टी के, तो उसमें जो उनका चाक होता है ना, व्हील होता है, उसका जो मोशन होता है। तो इस तरीके के तमाम एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे रोटेशनल मोशन के। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ मोशन है वो है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन को क्या कहते हैं, दोलनी गति। तो दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो आगे पीछे या दाएं बाएं या ऊपर नीचे, यानी कोई एक पोजीशन है उनकी। मान लीजिए ये आपका पेंडुलम है ना, पेंडुलम आपने देखा होगा। अगर आप मान लीजिए किसी एक बॉल को या किसी एक पत्थर को एक रस्सी पे बांध के किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से लटका दें, ठीक है, तो एक तरीका पेंडुलम है। अभी ये जो पेंडुलम है, अभी जो ये भी रेस्ट पोजीशन में, इसकी रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन, और इसी को हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जब हम इसको थोड़ा सा एक और ले जाके एक और ले जाते हैं और वहाँ से छोड़ देते हैं तो क्या होता है, ये इस रेस्ट पोजीशन के या इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों ओर बारी बारी से मोशन करता है। इसी को हम ट्रू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं। आगे जा रहा है, पहले हम इसको यहाँ ले गए, ये ओ है, ये जो ओ पॉइंट है ये इसका रेस्ट पोजीशन है। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से खींच के एक पॉइंट पे ले गए और छोड़ दिया, तो ये क्या होता है, फिर से कहाँ पे आएगा, ओ पे आएगा, एंड देन उतनी ही दूर यहाँ पे पॉइंट 2 तक जाएगा, फिर ये वापस ओ पे आएगा और फिर 1 पे आएगा, फिर ओ पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा। तो ये आगे पीछे का इस तरीके का जो इसका मोशन होता है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। या जो स्विंग होते हैं, झूले होते हैं, आपने देखा होगा, आप झूले जब झूलते हैं तो ये जब झूला, ये उसकी रेस्ट पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है। तो जब आप झूलते हैं तो आप इस इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन के आगे और पीछे क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं। तो ये ट्रू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन जो है यही ऑसिलेटरी मोशन है। आजकल आपने देखा होगा आपके चारों ओर जो
फसलें हैं खेतों में, जब हवा आती है तो उनमें भी आपको इस तरीके का ऑसिलेटरी मोशन दिखेगा, आगे पीछे होने वाला, है ना। तो इस तरीके के कई एग्जाम्पल हमें अपने आसपास नेचर में दिखते हैं, तो हम उनको उस अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ और टाइप ऑफ मोशंस हम कह सकते हैं पीरियोडिक मोशन, है ना। तो पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में किसी एक निश्चित टाइम इंटरवल में वो अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट कर रहा होता है, तो हम उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये हमने कुछ टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया। लेकिन एक बात जो समझने की है कि जो नेचर में जो मोशन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स मोस्टली किस में होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर में होते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो किताबों में मिसिंग होता है, थोड़ा हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर लें कि कॉम्प्लेक्स मोशन किसको कहेंगे, है ना। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स है, जो सिंपल नहीं है। तो अभी तक तो हमने वन बाय वन कुछ मोशन टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया। अभी हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स मोशन की। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एक से ज़्यादा टाइप ऑफ मोशन होंगे, है ना, इफ़ ऑब्जेक्ट हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, तो हम उस ऑब्जेक्ट के इस तरीके के मोशन को कहेंगे कॉम्प्लेक्स मोशन। ठीक है, हिंदी में इसको शायद जटिल या मिश्रित गतियाँ कुछ भी कह सकते हैं। तो ये एक से ज़्यादा गतियाँ, अभी इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो जब आप किसी बॉल को किसी सरफेस पे लुढ़काते हैं, रोल कराते हैं, तो आप देखेंगे उस बॉल में एक से ज़्यादा मोशन है ना। वो बॉल क्या कर रही होती है, एक ही टाइम पे रोल भी कर रही होती है, रोटेट भी कर रही होती है, उसमें रोटेशन भी हो रहा होता है, प्लस वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रही होती है, सीधी रेखा पे आगे भी बढ़ी होती है, यानी रोटेशन भी है, रेक्टिलिनियर मोशन भी है। तो आप देख रहे हैं इस बॉल की, रोलिंग बॉल के पास मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बॉल हैज़ कॉम्प्लेक्स मोशन। तो बॉल के पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मोशन है। ठीक है, जब आप साइकिल चलाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो साइकिल के डिफरेंट पार्ट्स के पास डिफरेंट तरीके के मोशन है। अगर आप उसके व्हील को देखें, तो अगर साइकिल एज अ होल देखें तो वो मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर उसके व्हील का मोशन देखेंगे, या व्हील का ही ले लेते हैं, एज अ होल साइकिल तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रही है, उसका व्हील अगर आप देखें तो एक तो वो ये जो व्हील का जो एक्सल होता है, इस एक्सल के अबाउट उसका एक तो रोटेशन मोशन हो गया, ठीक है, रोटेशन मोशन हो गया। दूसरा, व्हील आगे भी बढ़ रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, या उसको हम कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन भी उसके अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से साइकिल और उसके डिफरेंट पार्ट्स के पास क्या है, कॉम्प्लेक्स मोशन भी है। आप देखेंगे, आप पैडल पे अपना पैर चलाते हैं, एक तरीके से उसमें सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन भी है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचर में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स मोशन होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं, नेचर में कॉम्प्लेक्स मोशन होते हैं। और कॉम्प्लेक्स मोशन किसके हैं, जिसके पास मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी की। तो फिज़िकल क्वांटिटी हम किसको कहेंगे, भौतिक राशि किसको कहेंगे, ये पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है। और इसके बाद अब हम मोशन के जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं, नए कंसेप्ट हैं जो हमें क्लास 9th में पढ़ने हैं, उनको अब हम
यहाँ से आगे समझना शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम किनको बोलेंगे? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट और दैट कैन बी मेजर। यानी फिजिकल क्वांटिटी आप उनको कहेंगे जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप किसी को मेजर कर पा रहे हैं तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए जब आप लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की मेजर कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कहा किसी एक स्टिक है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, तो आपने इसको क्वांटिफाई कर दिया। देखिए, तो लेंथ को आप क्या कह सकते हैं? लेंथ एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आपने उसका मेजरमेंट कर लिया है। और जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास एक नंबर आपको मिल जाता है, और है ना। तो जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का जब आप मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट को लिखने का एक तरीका होता है ना। तो उसमें आपके पास एक नंबर होता है, जैसे 5 मीटर, और एक पीछे एक लेटर होता है या कुछ वर्ड्स में हम कुछ चीज़ लिखते हैं जिसको हम यूनिट कहते हैं, है ना, मात्रक। तो नंबर, और नंबर एक्चुअली क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू है, या इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड। या अगर आप कह रहे हैं मास, तो मास, किसी ऑब्जेक्ट का मास, क्या इसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे? यस, कह सकते हैं। आपने मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर किया, तो मास को कैसे लिखेंगे? आपने कहा 10 kg। तो ये आपने कैसे एक्सप्रेस किया? एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया, मास को लिखा आपने 10 kg, तो यहाँ पे एक नंबर है, दिस इज नंबर, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द सेकेंड पार्ट विच इज़ यूनिट। तो इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो एक्सप्रेस किया जाता है वो एक नंबर जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह रहे हैं या जिसको मैग्नीट्यूड कह रहे हैं, और एक उसकी यूनिट जो उसके साथ एसोसिएटेड होती है, उसके पीछे से हम लिखते हैं, उस द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी से आप ध्यान रखेंगे। और साइंस के अंदर हम स्पेशली फिजिकल क्वांटिटीज़ का ही स्टडी करते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री करें पढ़े, बायोलॉजी पढ़े, तो यहाँ पर आप जो भी स्टडी करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी का ही स्टडी करेंगे, यानी जिनका मेजरमेंट पॉसिबल है। यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्टडी नहीं करते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हो गई विच कैन नॉट बी मेजर्ड और क्वान्टिफाइड। तो क्वान्टिफाई करने का मतलब, या नंबर में रिप्रेजेंट करने का मतलब, आपने मेजरमेंट किया है। ओके, सो ये एक कंसेप्ट था जिसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो ये फर्स्ट टाइम हम पढ़ने वाले हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि, और वेक्टर क्वांटिटी को हम कहते हैं सदिश राशि। ओके, सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? तो द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर। मतलब ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको केवल मैग्नीट्यूड की या नंबर की रिक्वायरमेंट है ना, उसमें आपको डायरेक्शन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है,
तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे लेंथ, जब आप, या डिस्टेंस, या स्पीड, या मास, वॉल्यूम, तो जब भी आप, फॉर इंस्टेंस अगर आप बात करें लेंथ की, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मान लीजिए जब आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं तो आप केवल उसको एक नंबर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे मैग्नीट्यूड द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा उसकी लेंथ है 5 मीटर, तो you need only magnitude to represent it, not the direction। तो आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर केवल आपको मैग्नीट्यूड या नंबर द्वारा अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, और उनको स्केलर्स भी आप कह सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ को सिंपली आप क्या कह सकते हैं, स्केलर्स या स्केलर। ठीक है, अदिश। तो अगर कुछ क्वांटिटी ऐसी भी तो हो सकती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी क्वांटिटी होंगी विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़ और सिंपली वेक्टर्स। ठीक है, फॉर इंस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आपको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो रिक्वायरमेंट है, मैग्नीट्यूड प्लस आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं वेक्टर। तो मान लीजिए आपसे को जब डिस्प्लेसमेंट बताना होता है, विस्थापन बताना होता है किसी दो पॉइंट्स के बीच का, तो आप उसमें उनकी लेंथ तो बताते हो, यानी डिस्टेंस, है ना। इसके बाद हम उसको और डिटेल में बात करने वाले हैं तो आपको ये समझ आएगा। अभी आपको केवल इनका बेसिक कंसेप्ट, जो बेसिक डेफिनेशन है वो समझनी है। बाकी इसके बाद जब हम 1 to 1 इन सारी क्वांटिटीज़ को इन डिटेल समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो वहाँ पे हम इनको इन पे बात भी करेंगे कि क्यों हम इनको वेक्टर स्केलर कहते हैं, तो वहाँ पे वो क्लैरिटी बनेगी, है ना। अभी के लिए इनका कंसेप्ट इतना समझ लेना काफ़ी है। तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, यानी किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस आपको चलना है, तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट का वहाँ पे कंसेप्ट लेके आते हैं। ठीक है, या वेलोसिटी कि कितनी स्पीड और कितनी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, यानी डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होती है। या फोर्स, तो जब आप फोर्स को आपको पता है क्योंकि लास्ट क्लासेस में आपने फोर्स को अच्छे से स्टडी किया होगा। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, पुश करते हो, तो उसकी एक डायरेक्शन होती है ना। या पुल करते हो तो पुल करने में भी सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है ना। कितना पुश किया आपने, तो मैग्नीट्यूड है ना, वहाँ पे क्वांटिटी भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है ना। तो जब आप किसी टेबल को धक्का लगाते हो तो जो आपके पुश की डायरेक्शन है उसी ही डायरेक्शन में आपका टेबल क्या होता है, डिस्प्लेस होता है, उसमें मोशन होता है। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। सेम एक्सेलरेशन का ही जब टॉपिक आएगा, है ना, तो वहाँ पे जाके हम इन सारी चीज़ों पे क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो दो पार्ट हैं, स्केलर एंड वेक्टर, ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं, है ना। तो इनको आगे हम और करेंगे। तो अभी के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो आने वाले वीडियो में हम और बात करेंगे इसके आगे, जो भी हमारे टॉपिक हैं, कंटेंट है, उन पे बात करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि इस पूरे वीडियो में या सीरीज़ में हम एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 9th की, उसके अंदर जो जो कंटेंट है और इन उसके एडिशन में जितनी भी और कंसेप्ट को हमको सीखने की ज़रूरत है, उन सब को इंक्लूड यहाँ पे किया हुआ है। तो आपके लिए एक अच्छा
पैकेज हो सकता है सीखने के लिए। इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हों, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होंगे, आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें पढ़ सकते हैं, उनके नोट्स बना सकते हैं, है ना। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।